आज हम थायज़ाइड डाययूरेटिक्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपके पास 2 अलग कैटेगरीज़ आती है। एक है थायज़ाइड्स और दूसरे है थायज़ाइड लाइक डाययूरेटिक्स। इसमें आप एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हो। इन ड्रग्स का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन समझने के लिए आपको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को ज़ूम इन करने की ज़रूरत है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की वॉल्स पर सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर्स लगे होते हैं। अब ये सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर्स सोडियम और क्लोराइड आयंस को आपके सर्कुलेशन में रीअब्सॉर्ब होने में हेल्प करते हैं। सोडियम के साथ-साथ उसे फॉलो करते हुए वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है, जिससे कि यूरिनेशन में वाटर रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जब आपके थायज़ाइड डाययूरेटिक्स यहाँ पर आकर बैठेंगे सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर्स पर, तो ये सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड आयंस के साथ-साथ वाटर का रीअब्सॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि आपके यूरिन में वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिससे कि डायूरेसिस का एक इफेक्ट देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन रिड्यूस हुआ, वाटर का भी रिड्यूस हुआ, इस वजह से यूरिनेशन हाई हो गया। साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी सारे हैं, सबसे पहला है हाइपोकैलिमिया। अब यहाँ पर अगर आप देखने जाओ तो आपके पास पोटेशियम का यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपको हाइपोकैलिमिया का रीज़न समझना है तो आपको यहाँ पर आना होगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आती है। यहाँ पर लगे होते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप्स। इसमें होगा क्या कि आपकी बॉडी को डिटेक्ट होगा कि यूरिन में सोडियम का लेवल बहुत बढ़ गया है क्योंकि उसका रीअब्ज़ॉर्प्शन कम हो गया है। इसी वजह से आपकी बॉडी ट्राई करेगी कि जितना हो सके सोडियम को रीअब्ज़ॉर्ब किया जा सके और इसी के बदले पोटेशियम जो है वो यूरिन में थ्रो इन किया जाएगा और यूरिन के थ्रू पोटेशियम का लेवल डिक्लाइन हो जाएगा। इस वजह से हाइपोकैलिमिया देखने मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा डिहाइड्रेशन जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके बाद है डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। आपकी बॉडी में जैसे ही थायज़ाइड डाययूरेटिक्स एक्ट करना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी टेम्परेरीली एडीएच यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का रिलीज़ इंक्रीज़ कर देगी, जिससे कि आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में वाटर का रीअब्ज़ॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये वाटर का रीअब्ज़ॉर्प्शन इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लड में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डाइल्यूशन की वजह से आपके ब्लड में सोडियम का कॉन्सन्ट्रेशन डिक्लाइन हो जाएगा। इसके अलावा है हाइपरग्लाइसीमिया। आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इतना वेल डिफाइंड नहीं है। हाइपरयूरिसीमिया, आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। अब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ऑर्गेनिक अनायन ट्रांसपोर्टर्स को जो इन्वॉल्व करता है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और सीएनएस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको। हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है, आपके ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल डिक्लाइन हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर TRPM6 चैनल्स प्रेजेंट है, जो कि मैग्नीशियम को रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। लेकिन आपके जो ड्रग्स है थायज़ाइड डाययूरेटिक्स, वो सिर्फ सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर्स पर नहीं, मैग्नीशियम की ये जो चैनल्स है इन पर भी बैठते हैं और मैग्नीशियम का रीअब्सॉर्प्शन डिक्रीज करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपको हाइपोमैग्नीसीमिया भी देखने मिलता है। इसके अलावा है हाइपरकैल्सीमिया, जो कि आपके ब्लड में जब कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है उसे कहते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन इन जनरल सभी ड्रग्स का काफ़ी हाई है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको देखने मिलता है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वेरिएबल है, लिपिड सॉल्युबिलिटी भी वेरिएबल है, इस वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरिएबल है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मोस्ट ड्रग्स को मेटाबॉलिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडापामाइड जो है वो लिवर के थ्रू एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होता है और एक्सक्रीशन सभी ड्रग्स का किडनीज के थ्रू ही होता है, फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम कैटेगरी के 2 ड्रग्स हैं, हाइड्रोक्लोरोथायासाइड और क्लोरथैलिडोन, लेकिन दोनों का टी हाफ बहुत डिफरेंट है। एक का है 3 से 4 घंटे, दूसरे का है 40 से 50 घंटों तक। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं, कौन-सी सिचुएशंस में ये ड्रग्स एडमिनिस्टर नहीं किए जाने चाहिए। सबसे पहली सिचुएशन है अगर कोई सीवियर रीनल इनसफिशिएंसी का पेशेंट है, यानी कि उस पेशेंट की बॉडी में किडनीज़ अच्छे से ब्लड को फ़िल्टर नहीं कर पा रही। इसके अलावा सीवियर हेपेटिक डिज़ीज़ का कोई पेशेंट है, यानी कि उसका लिवर जो है वो एडिक्वेटली काम नहीं कर रहा। अब इसका रीज़न एक बहुत कॉम्प्लेक्स रीज़न है, तो उसको हम अभी के लिए स्किप करेंगे। यूजेस की बात करते हैं, अगर आपकी बॉडी में बहुत सीवियर फ्लूइड बिल्डअप है, उसकी वजह से स्वेलिंग हो सकता है जिसे एडिमा कहा जाता है। ये एक्सेसिव फ्लूइड्स को हटाने के लिए थायज़ाइड डाययूरेटिक्स यूज़ किए जा सकते हैं। हाइपरटेंशन का सेम सीन है, अगर हाइपरटेंशन है आपको तो इसमें आप एक्सेसिव फ्लूइड्स को हटाकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकते हो। हाइपर कैल्सीयूरिया, यानी कि कुछ लोगों की बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, इसे रोकने के लिए आप थायज़ाइड डाययूरेटिक्स यूज़ कर सकते हो। थायज़ाइड डाययूरेटिक्स को डायबिटीज़ इंसिपिडिस में भी यूज़ किया जाता है। इसका थोड़ा-सा पैराडॉक्सिकल मैकेनिज़्म है। डायबिटीज़ इंसिपिडिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी वाटर को अच्छे से रीअब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती और यूरिनेशन इंक्रीज़ हो जाता है। थायज़ाइड डाययूरेटिक्स को एडमिनिस्टर करने पर आपकी बॉडी में माइल्ड डिहाइड्रेशन इंड्यूस होगा।
ये डिहाइड्रेशन को अडेप्ट करने के लिए आपकी बॉडी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले इन दोनों से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी और इस वजह से आपको डायबिटीज इंसिपिडिस में कुछ रिलीफ देखने मिलेगा। ड्रग इंटरैक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले है एम्फोटेरिसिन बी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इन दोनों ड्रग्स को लेने से आपकी बॉडी में हाइपोकैलिमिया देखने मिलता है, लेकिन थायज़ाइड डायूरेटिक्स में भी हाइपोकैलिमिया देखने मिलता है। तो थायज़ाइड डायूरेटिक्स के साथ-साथ अगर ये दोनों ड्रग्स लिए गए, तो बहुत ज़्यादा हाइपोकैलिमिया देखने मिलेगा, जिससे कि बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं। इसके अलावा थायज़ाइड डायूरेटिक्स एंटी डायबिटिक ड्रग्स, एनसेड्स और डिजॉक्सिन इनके साथ भी नहीं लिए जाने चाहिए।